हेलो बच्चों, आज देखो मैं तुम्हारे लिए बिजनेस स्टडी की वीडियो लेके आ गया हूँ। अब इस वीडियो में हम कम से कम 3 से 4 चैप्टर रिवीजन करेंगे और ये बड़ा अच्छा शॉर्ट रिव्यू होने वाला है आपके लिए। और पेपर से पहले अगर आप इसको सुन लोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप अच्छी तरह देखना इसको और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या होता है बताओ? स्टाफिंग का मतलब ही क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन एंड राइट टाइम पर राइट क्वालिफिकेशन वाला बंदा अपने जॉब के लिए सिलेक्ट करना ही क्या है? स्टाफिंग है। तो स्टाफिंग का मतलब ही यही होता है। देखो, स्टाफिंग मीन्स पुटिंग पीपल टू द जॉब्स में, यानी कि लोगों को भरना, यानी कि फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट जॉब पोजीशन को जब आप भरते हो तो हम स्टाफिंग बोलते हैं। तो स्टाफिंग किससे शुरू होती है? देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से शुरू होती है, कितने बंदे चाहिए। फिर हम रिक्रूटमेंट करते हैं, यही प्रोसेस भी है। देखो, स्टाफिंग का प्रोसेस यही है कि मैन पावर प्लानिंग करते हैं, फिर रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब लोगों को इनवाइट करते हैं कि आओ हमारी जॉब के लिए अप्लाई करो। फिर जब लोग रिक्रूट करने के लिए अप्लाई कर देते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो आप उसमें से बेस्ट कैंडिडेट चुन लेते हो। फिर उनकी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन कराते हो। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? लोगों को राइट जॉब पे लगाना। और ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? उनकी जान पहचान कराना। आसपास के माहौल से जब उनकी जान पहचान कराई जाती है तो उसको कहते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है ना? तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? मेकिंग एम्प्लॉयज़ फैमिलियर विद द एनवायरनमेंट, कि फैमिलियर एनवायरनमेंट करना उनके लिए, उनकी जान पहचान कराना। अच्छा, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इंतज़ाम करना उनकी। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, उनकी परफॉर्मेंस नापना। फिर उनकी करियर प्लानिंग करना। फिर उनका कंपनसेशन, मतलब क्या होता है? तनख्वाह डिसाइड करना कि इनको कितने पैसे मिलने चाहिए। तो ये देखो स्टाफिंग है। तो स्टाफिंग बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। बताओ, इंपॉर्टेंस भी लिखी हुई है कि इससे कर्मचारियों की या ऑर्गेनाइजेशन की ना परफॉर्मेंस बढ़ती है। अगर मान लो आपने अच्छे कर्मचारी रखे हुए हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी आपकी। जिन कंपनियों में अच्छे कर्मचारी हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ये नहीं कि सिर्फ अच्छी मशीनें लगा दी, अच्छी बिल्डिंग रख दी, लेकिन काम करने वाले अच्छे नहीं हैं, तो क्या होगा? बेकार हो जाएगा काम सारा। तो हाई परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। हाई परफॉर्मेंस के लिए हाई क्वालिटी वाले कर्मचारी स्टाफ करने पड़ेंगे, आपको रखने पड़ेंगे। इसी से ग्रोथ और सर्वाइवल होता है कंपनी का। अच्छे स्टाफ से ही हम ग्रो कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ मोरल बढ़ता है। अच्छा, कर्मचारी जब राइट जॉब पोजीशन के लिए चुने जाते हैं तो वो भी खुश रहते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है, उनका काम में मन लगता है। तो स्टाफिंग से हम कॉम्पिटेंट बंदे ढूंढते हैं और अपने रिसोर्सेज का जो अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने हमने बेकार बंदे रख दिए हैं तो हमारे सारे रिसोर्सेज वेस्ट करके चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने काम के बंदे रखे हैं तो हमारे रिसोर्सेज को क्या करेंगे? अच्छा करेंगे, अच्छा यूज़ करेंगे, वेस्टेज नहीं करेंगे। अब देखो, स्टाफिंग के 3 कंपोनेंट बता रहे हैं इसके अंदर: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट क्या होता है? देखो, रिक्रूटमेंट का बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट में बी डिफाइन एज प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ के लिए सर्च करना एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। उनको उकसाना, एनकरेज करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। अच्छी बात है कि अगर हम जॉब निकालते हैं और अच्छे कर्मचारी अप्लाई ही नहीं करते हैं तो फिर तो हमारा अच्छा कैंडिडेट चुनना मुश्किल है। हम चाहते हैं कि हम छोटी छोटी जॉब भी निकालें तो उसके लिए अच्छे से अच्छे कैंडिडेट अप्लाई करें ताकि हम उसमें से बेस्ट कैंडिडेट चुन सकें। ठीक है ना? तो रिक्रूटमेंट बड़ा अच्छा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? लोगों को अप्लाई करने के लिए इनकरेज करते हैं। तो रिक्रूटमेंट 2 तरह का होता है, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स होता है। देखो, इंटरनल सोर्स में हम कंपनी के अंदर से ही बंदों को चुनते हैं। जैसे उनकी ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट दे जाते हैं उनको। एक डिपार्टमेंट में बंदे ज़्यादा हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में कम में वाले जाएंगे। और एक तरीका होता है प्रमोशन। तो प्रमोशन में हम क्या करते हैं? हम कर्मचारियों को नेक्स्ट हायर जॉब पोजीशन पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो कॉम्पिटेंट स्टाफ होता है उनको पहले असिस्टेंट मैनेजर फिर सीईओ, ऐसे प्रमोशन भी है।
देखो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि जो फैक्ट्री गेट पे आ जाते हैं उनको सीधा भर्ती कर देते हैं। एक होते हैं कैजुअल कॉलर, जो हमारी कंपनियों में कैजुअली कॉल करते हैं जॉब्स के लिए तो उनको बुला लेते हैं, या अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर लोग ना जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हमें जॉब दिलवाई जाए। फिर जो कंपनियां जो जॉब देना चाहती हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में चले जाती हैं, वो फिर वहाँ से बंदों को सिलेक्ट कर देती हैं। अच्छा, प्लेसमेंट एजेंसीज तो आपको पता ही हैं, जो जॉब लगवाती हैं, तो बड़े सारे बेरोजगार लोग उनको कॉन्टैक्ट करते हैं और बड़े सारे कंपनी वाले भी उनको कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमें बंदे दे दो। अच्छा, कैंपस रिक्रूटमेंट, तो कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है भाई, हम कंपनियां कैंपस में चली जाती हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में चली जाती हैं और वहाँ से बंदे हायर कर लेती हैं। अच्छा, पुराने कर्मचारियों के रिकमेंडेशन पे ही बंदों को भर्ती कर दिया जाता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कहा जाता है लेबर ले आओ जी। वेब पब्लिशिंग में तो नेट पे भी ऐड आती है, आपको पता ही है आजकल। तो ये तो रिक्रूटमेंट है कि बाहर से बुलाते हैं या अंदर वाले बंदों का ही प्रमोशन या ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब रिक्रूटमेंट तो हो गई, अब आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द जॉब। जितने भी बड़े सारे कैंडिडेट है प्रोस्पेक्टिव जॉब्स के लिए, उसमें से चूज़ करना बेस्ट पर्सन को, आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि बड़े सारे लोग आ गए, जॉब अप्लाई कर दी है, उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि कौन सा बंदा हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो देखो सिलेक्शन का प्रोसेस है। सबसे पहले जितनी भी जॉब एप्लीकेशन आती है ना, देखो ये एरो बने हुए, उनकी ना प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की जाती है। सबसे पहले देखो 1000 बंदों की एप्लीकेशन आ गई, हमें तो 10 बंदे चाहिए, तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करके 900 बंदे तो हटा ही दिए, ये तो बिल्कुल भी है ही नहीं लायक। फिर जो 100 बंदे चुने हैं ना, उनका सिलेक्शन टेस्ट देंगे हम। फिर उनका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या जानते हैं। फिर रेफरेंस चेक करेंगे उनकी कि वो सही जगह से आ रहे हैं या नहीं आ रहे बंदे, किन्होंने भेजा है उनको। फिर सिलेक्शन डिसीजन देंगे कि किन को सिलेक्ट करना है। जब बंदा सिलेक्ट हो जाता है फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, फिर उनको जॉब ऑफर लेटर दिया जाता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन किया जाता है उनके साथ कि हाँ भाई आप इन शर्तों पे हमारे लिए काम करोगे। तो देखो ये स्टेप दिए हुए, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की जाती है, सिलेक्शन टेस्ट लिए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिए जाते हैं, रेफरेंस चेक किए जाते हैं, सिलेक्शन डिसीजन दिया जाता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर जब बंदा बिल्कुल फिट होता है तो उसको जॉब ऑफर दे दिया जाता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये देखो ये प्रोसेस है सिलेक्शन का। अब तीसरा कंपोनेंट जो स्टाफिंग का है वो ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग में जो सो होता है, क्या किया जाता है, कर्मचारी को ना एक टेक्निकल स्किल्स सिखाया जाता है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो देखो एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब एफिशिएंटली। मतलब एक पर्टिकुलर जॉब जब किसी वर्कर को सिखाई जाती है तो वो ट्रेनिंग है, ताकि वो काम सीख जाए, वो पर्टिकुलर काम उसको अच्छी तरह से कर दे। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग द टेक्निकल स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय टू डू ए पर्टिकुलर जॉब इफेक्टिवली। अच्छा, डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट रेफर टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटी डिज़ाइन टू हेल्प एम्प्लॉयज़ ग्रो। डेवलपमेंट ओवरऑल होती है ताकि सारे कर्मचारी ग्रो करें, अपना करियर बनाएं। ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट होते हैं, देखो अगर हम ट्रेनिंग डेवलपमेंट करते हैं भाई, इससे कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है। अगर हम अच्छे ट्रेन कर्मचारी रखेंगे अपने पास तो वो अच्छा काम करेंगे। ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज़ का मोराल बढ़ता है, उनको लगता है यार हमें काम आता है। जब ट्रेनिंग मिल जाती है तो उनको काम आ जाता है, वो अच्छे से करने लग जाते हैं। न्यू टेक्निकल नॉलेज भी सिखानी होती है, कई बार टेक्निक बदल रही है, कंप्यूटर सिस्टम्स बदल रहे हैं, सॉफ्टवेयर बदल रहे हैं, तो कर्मचारियों को हमें नई बातें बतानी पड़ती हैं। हम चाहते हैं कि कर्मचारी हमारी मशीनों का अच्छा इस्तेमाल करें, तो हमें उनको सिखाना ही पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अच्छा, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होता है, उनकी नॉलेज स्किल्स बढ़ते हैं यार नेक्स्ट जॉब्स के लिए। इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, इससे वो ज़्यादा अर्निंग कर पाते हैं, एक्सीडेंट नहीं होते। ट्रेनिंग से सेटिस्फेक्शन एंड मोराल भी बढ़ता है, कर्मचारी खुश रहते हैं, उनको लगता है कंपनी हमारा ध्यान दे रही है।
तो ट्रेनिंग मेथड होते हैं, देखो ये 3 मेथड बता रखे हैं। एक होता है ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब तो जॉब पे रहकर ही ट्रेनिंग दी जाती है, जॉब करते करते आपको सिखाया जाता है। जैसे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होते हैं ट्रेनिंग के, जिसमें मास्टर वर्कर होता है, उसके अंडर आपको लगा दिया जाता है, आप उसको देख देख के काम भी करते रहते हो, उसकी हेल्प भी करते रहते हो, और धीरे धीरे आपको काम आ जाता है। इसको अप्रेंटिस प्रोग्राम बोलते हैं। और इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी यही होती है। ये जॉइंट प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का और बिजनेस फॉर्म्स का। जैसे आपको एक वकील बनना है तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, वकीलों से कॉन्टैक्ट करते हैं। फिर फाइनल ईयर का जो आपका ट्रेनिंग है ना, वो किसी वकील के अंडर होती है, वो लिख के देगा तभी आपको डिग्री मिलेगी। तो उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे सीए के अंदर इंटर्नशिप करनी पड़ती है आपको, कि पढ़ते पढ़ते ही आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अच्छा, एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब मतलब जॉब से अवे। देखो दीज मेथड आर यूज अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस से दूर ले जाते हैं आपको, वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। जैसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि अलग से सोफिस्टिकेटेड मशीनरी आप इस्तेमाल ना करें। पहले क्या किया जाता है, आपको यानी कि जो सा है पहले सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पे बजाने के बाद पहले आपको नकली मशीनों पे ट्रेनिंग दी जाती है, आपको सारा सिखाया जाता है, ताकि आप बिल्कुल नई मशीनों को ख़राब ना कर दें। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं। बिल्कुल पुराना वही सिस्टम तैयार किया जाता है ट्रेनिंग का, जैसे 80 मशीनें हों। ठीक है ना। तो ये तो था आपका स्टाफिंग का। अब आता है डायरेक्टिंग, सेकंड चैप्टर है देखो। तो डायरेक्टिंग का शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टिंग का मतलब होता क्या है। डायरेक्टिंग का मतलब लोगों को इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना। देखो लिखा हुआ है, ये शब्द मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो इंस्ट्रक्शन, दूसरों को इंस्ट्रक्शन देना। अच्छा, फिर गाइडिंग करना, फिर काउंसलिंग करना। ये देखो, लोगों को काउंसिल करना, गाइड करना, है ना, मोटिवेट करना, एंड लीडिंग पीपल, लोगों को लीड करना कि हाँ ये काम करना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, तो अपने ऑब्जेक्टिव करने के लिए, पूरे करने के लिए लोगों को इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, मोटिवेट करना, ठीक है ना, काउंसलिंग करना उनकी, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल पूरे हो सके। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डायरेक्शन के, कि डायरेक्शन से ही एक्शन इनिशिएट होता है। डायरेक्शन नहीं दोगे काम नहीं करेंगे लोग। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या देनी पड़ेगी? इंस्ट्रक्शन। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। अच्छा, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट के हर लेवल पे आपको क्या करनी पड़ेगी? डायरेक्शन देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से यानी कि जो उसका क्या, डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन के बिना कोई काम नहीं होता। तो डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल, हर लेवल पे आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। चाहे हर प्रिवेसिव फंक्शन है डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के कोई काम शुरू नहीं होता। और डायरेक्शन ना कंटिन्यूस भी है, कि कोई कहे कि मैं डायरेक्शन दे के सो जाता हूँ, मैनेजर ये सोचे, तो ऐसे नहीं हो सकता। आपको लगातार कर्मचारियों को गाइड करना पड़ेगा, ताकि वो मिस्टेक्स ना करें, वो मोटिवेट रहें। टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा। तो डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डायरेक्टिंग ना टॉप से बॉटम जाती है। डायरेक्शन हमेशा टॉप वाले बंदे लोअर वाले बंदों को देते हैं। अब देखो, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस बता रहा है। डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस, अब डायरेक्शन नहीं दोगे काम शुरू नहीं होगा। तो पहली इंपॉर्टेंस यही है कि डायरेक्शन क्या करती है? एक्शन इनिशिएट करती है। और इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटीज़, सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करती है, जोड़ती है। अब मान लो देखो मैनेजर आ गया, तो मैनेजर ही आके बता रहा है लोगों को ना कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर। इससे क्या होगा? सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ इंटीग्रेट हो जाएगी, सारा सीक्वेंस से काम शुरू हो जाएगा। और डायरेक्शन से ही मोटिवेशन भी मिलती है। लोगों को टाइम टू टाइम बताया जाता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज़ और डोंट बताए जाते हैं, तभी तो कंपनियों में काम होता है। अगर लोगों को बार बार डूज़ एंड डोंट ना बताया तो लोग तो कुछ भी कर देंगे आगे कंपनियों में। तो अगर हमने अपने चेंजेस करने हैं कंपनियों के अंदर, तो कैसे चेंज करोगे बताओ? चेंजेस करने के लिए लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा। देखो भी, ये चेंजेस कर रहे हैं, इससे आपका ही फ़ायदा है, कंपनी का ही फ़ायदा है। ये तो वर्करों को तो लगेगा कि यार हमारा नुकसान हो जाएगा, तो वर्कर तो मानेंगे नहीं इस चीज़ को। प्रोवाइड स्टेबिलिटी
एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। तो कहते हैं इससे स्टेबिलिटी और बैलेंस आता है। अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन देते रहेंगे तो लोग विद्रोह नहीं करेंगे, लड़ाइयाँ नहीं करेंगे। तो लोगों को प्रॉपर गाइड करना ज़रूरी है स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के बैकग्राउंड के लोग आते हैं, कोई कैसा है कोई कैसा है, ठीक है ना। आप ट्यूशन सेंटर्स में देख लो कितनी तरह के लोग आते हैं। सबको शांत बना के रखना, अगर डायरेक्शन देने वाला बंदा ना हो तो पता नहीं क्या क्या कर बैठेंगे वहाँ। तो ऐसी क्लासरूम में भी होता है, ऐसी कंपनियों में भी होता है, बड़े बड़े बैकग्राउंड के बंदे आते हैं, उन सबको मैनेज करने के लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन के 4 एलिमेंट होते हैं, सुपरवाइज करना, लोगों को मोटिवेट करना, लीडरशिप देना, उनको कम्युनिकेट करना, ठीक है। 4 एलिमेंट है डायरेक्टिंग के। फिर दोबारा सुनते हैं, सुपरविज़न, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है लीडरशिप, चौथा है कम्युनिकेशन। 4 है। देखो अब मोटिवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। देखो शब्द याद करना, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, एनकरेज करना, स्टिमुलेट करना लोगों को। देखो स्टिमुलेटिंग शब्द लिखा हुआ है ना, स्टिमुलेटिंग, तो लोगों को स्टिमुलेट करना एंड इंस्पायर करना। देखो 2 शब्द है, स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल, ठीक है, टू अकम्प्लिश डिज़ायर्ड गोल। डिज़ायर्ड गोल पूरे करने के लिए लोगों को स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना, प्रेरित करना, ठीक है ना हिंदी में। तो देखो मोटिवेशन है। अब मोटिवेशन की ना मैस्लो ने एक नीड हायर की थ्योरी बताई थी। मैस्लो 1943 में एक अब्राहम मैस्लो नाम का बंदा था, उसने एक थ्योरी थी। उसने कहा कि भाई हमारे जो मोटिवेशन है ना वो हमारी नीड्स की प्रायोरिटी के हिसाब से होता है। और नीड्स कैसे आती हैं, सीक्वेंस वाइज आती हैं। वो कहता है कि पहले हम, देखो ये सीक्वेंस नीड्स बताई हैं इसने। सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए काम करते हैं। एक गरीब आदमी जो रोटी कपड़ा मकान नहीं हो, पहले इन चीज़ों के लिए काम करेगा। फिर उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड चाहिए। जब बंदा पैसे कमा लेगा, रोटी कपड़ा मकान, फिर उसको इकोनॉमिक सेफ्टी चाहिए, फिजिकल सेफ्टी चाहिए कि कहीं कोई डेथ ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए। इकोनॉमिक सेफ्टी चाहिए कि फ्यूचर उसका सिक्योर हो जाए। फिर इनके लिए काम, जब इसके पास ये सब भी आ जाता है तो फिर वो सोशल एंड एफिलिएशन नीड हो जाती है उसकी, कि समाज में उसका रुतबा हो, ठीक है ना। बिलोंगिंगनेस चाहता है, अफेक्शन चाहता है, लगाव चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है। फिर एस्टीम नीड पे आ जाता है। फिर एस्टीम नीड पे जाता है कि मेरा रिकग्निशन हो, समाज में सब लोग पहचाने मेरे को, मेरी वाहवाही करें, स्टेटस चाहता है। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी होती है कईयों की, कि वो कुछ जीवन में अचीव करना चाहते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब कि मैंने हाँ कुछ एक्चुअली में किया है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि फुलफिलमेंट, की लाइफ मैंने फुलर जी है, मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। अचीवमेंट नीड्स कहते हैं इसको। तो देखो ये 5 पिरामिड बना हुआ है। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए काम करते हैं पहले, फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स के लिए काम करते हैं, फिर सोशल और एफिलिएशन के लिए काम करते हैं, फिर एस्टीम सम्मान के लिए काम करते हैं, फिर सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए कि हमने जीवन में कुछ अचीव किया है। देखो एजम्पशन मैस्लो की थ्योरी की यही है कि लोगों का जो बिहेवियर होता है ना उनकी नीड्स के हिसाब से बदलता है। और नीड्स बिल्कुल अपने सीक्वेंस के हिसाब से चलती है। पहले इंसान गरीब है तो वो पहले रोटी कपड़ा मकान के लिए ही काम करेगा, और मोटिवेशन बढ़ता रहता है और बदलता रहता है। जब एक नीड आपकी सेटिस्फाई हो जाती है फिर नेक्स्ट नीड के लिए मोटिवेट होते हैं। पीपल मूव टू नेक्स्ट हायर नीड्स ओनली व्हेन द लोअर नीड सेटिस्फाइड। तो ये इस असम्पशन पे काम कर रहा है मैस्लो। तो मैस्लो ने क्या बताया था कि नीड्स कैसे पूरी होती हैं, नीड्स के हिसाब से बंदा मोटिवेट होता है। अच्छा देखो मैस्लो की थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी यही है कि मैस्लो की जो हायरार्की नीड इज़ नॉट परमानेंट, चेंजेस जोन से होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के साथ चेंज होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द नीड्स ओनली ऑफ द वन कैटेगरी बी स्ट्रॉन्ग एट द टाइम एंड द रिमेनिंग रिमेन अनइम्पॉर्टेंट। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई नीड्स आपकी आज पूरी हो गई हैं तो वो अनइम्पॉर्टेंट हो गई, ऐसा नहीं है। तो देखो रोटी कपड़ा मकान ये तो बेसिक नीड हमेशा है और हमेशा रहेगी। अब आज कोई कहे कि आज मेरी ये ज़रूरत पूरी हो गई, कल नहीं चाहिए मेरे को रोटी, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। कल भी खाना के लिए मेरे को यानी कि जो सा काम करना पड़ेगा, या कल खाना खरीदना तो पड़ेगा ही कम से कम, और मार्केट में खाना ही ना हो तो फिर क्या करोगे। तो इस तरह से मोटिवेशन तो कब कैसे आएगी ये बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है बताना। तो बात है देखो इंसेंटिव्स क्या होते हैं
कहते हैं इंसेंटिव से बंदा मोटिवेट होता है। इंसेंटिव का तो ऑल मेजर्स विच आर यूज टू मोटिवेट पीपल टू कंट्रीब्यूट मोर एफिशिएंटली। इंसेंटिव तो वो सारे तौर तरीके हैं जिससे हम कर्मचारियों को उकसाते हैं कि वो अच्छा काम करें, है ना। तो दो तरह के मोटिवेटर होते हैं, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जिसमें अच्छी पे मिल जाए, तनख्वाह मिल जाए आपको, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव मिल जाए कि ज़्यादा माल बनाओगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बोनस, और यानी कि जो उसका क्या प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाए कि प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा जी अच्छा काम करो, को पार्टनरशिप, कोस्ट स्टॉक ऑप्शन क्या होते हैं पता है आपको, कंपनियाँ अपने शेयर का हिस्सा ही दे देती हैं कर्मचारियों को, रिटायरमेंट बेनिफिट अच्छे दे देती हैं, परक्विजिट्स क्या होता है रहने के लिए घर, गाड़ी, पेट्रोल, सब चीज़ें। अच्छा, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या आता है, स्टेटस के लिए काम करते हैं कई लोग, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के लिए काम करते हैं, करियर एडवांसमेंट जहाँ मिलती है वहाँ काम करते हैं। अभी आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं यार कॉल सेंटर की जॉब नहीं करनी, क्यों, वहाँ कोई तरक्की नहीं है, करियर एडवांसमेंट नहीं है, सारी ज़िंदगी फ़ोन थोड़ा सुनते रहेंगे। जॉब एनरिचमेंट, अच्छी जॉब्स के लिए काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन के लिए काम करते हैं, अच्छा जॉब सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन के लिए काम करते हैं कि जहाँ एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन होगा वहीं काम करेंगे, एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट करते हैं कि जहाँ कर्मचारियों को पावर मिलेगी वहीं काम करेंगे। जैसे मतलब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जहाँ पैसे का काम नहीं है। अब आता है लीडरशिप। लीडरशिप एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देखो लीडरशिप का मतलब याद कर रहे हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको लीडरशिप बोलते हैं। तो लीडरशिप कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि हम लोगों के व्यवहारों को ऐसे प्रभावित करते हैं कि वो मन लगा काम करने जाते हैं। तो लीडरशिप स्टाइल कई तरह के होते हैं, पैटर्न के होते हैं। पहला आता है ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल होता है, जिसमें यानी कि डांट डपट कर, ऑटोक्रेटिक तानाशाही करके काम करवाया जाता है। तो ये बड़ा डायरेक्टिव और लीडरशिप है ये। द लीडर कीप ऑल द अथॉरिटी सेंटर्ड इन हिज हैंड एंड एम्प्लॉयज़ हैव टू परफॉर्म द वर्क एज पर द ऑर्डर ऑफ द मैनेजर। मैनेजर के ऑर्डर के हिसाब से काम करना पड़ता है, वर्करों को कुछ नहीं पूछा जाता। तो अथॉरिटेटिव बोलते हैं इसको, ऑटोक्रेटिक कहते हैं। इसमें वर्करों का कोई रोल नहीं है, इसमें जो उनको वर्करों को बोला जाएगा वही करना पड़ेगा। तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, सिंगल मैन डिसीजन होता है, रॉन्ग बिलीफ होता है रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ के बारे में। ये सोचते हैं कि कर्मचारी निकम्मे हैं, इनसे काम करवाना पड़ता है। ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है, अपवर्ड कोई सजेशन नहीं मांगी जाती। फ़ायदा इसका ये कि क्विक क्लियर डिसीजन हो जाते हैं, सेटिस्फैक्ट्री वर्क हो जाता है। जैसे जी वो लेस एजुकेटेड एम्प्लॉयज़, कम कर्मचारी जो पढ़े लिखे हैं उनसे काम करवाया जा सकता है। डिसएडवांटेज ये कि इसमें कर्मचारियों को मोटिवेशन नहीं मिलती और एजिटेशन हो सकती है, कर्मचारी रोज़ डांट नहीं खा सकते, हड़ताल कर देंगे। एजिटेशन का मतलब कहते हैं हड़ताल कर देंगे वो। और पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। अच्छा, ये वहाँ सही रहता है जहाँ लीडर मोस्ट नॉलेजेबल हो और वर्कर नॉलेजेबल ना हो। व्हेन सबऑर्डिनेट अनएजुकेटेड हो, किससे काम करवाना हो, अनपढ़ लोगों से मजदूरी करवानी, तो उनको वही इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, ये काम करो, ठीक है। जब सबऑर्डिनेट अनएक्सपीरियंस हो, अनएजुकेटेड हो, अनट्रेंड हो, तब ये वाला तरीका सही रहेगा। ये होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है, जिसमें क्या होता है ग्रुप सेंट्रल स्टाइल होता है, इसमें सबके डिसीजन सबसे पूछ के दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो होता है कि द मैनेजर डिसीजन बट दे आर टेकन इन कंसल्टेशन विद द एम्प्लॉइज़, कर्मचारियों की सलाह पे काम किया जाता है। फीचर्स क्या है, कोऑपरेटिव रिलेशन होते हैं, इसमें सबका सहयोग दिया जाता है, कर्मचारियों में विश्वास किया जाता है, बिलीफ होता है, ओपन कम्युनिकेशन होती है वर्करों के साथ, इसमें कर्मचारी खुश रहते हैं, हाई मोरल रहता है उनका, और मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी रहती है, और अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशेंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क, इसमें वर्करों को सफिशेंट टाइम मिलता है काम करने का। एडवांटेज भी है इसके। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें पढ़े लिखे लोग चाहिए होंगे तभी तो आप उनसे सलाह लोगे, अनपढ़ बंदे से सलाह नहीं। इसमें डिसीजन लेने में देरी हो जाती है, हर सबसे पूछते रहो, एक से पूछो, एक के कैसे मत करो, दूसरा कैसे मत करो। इसमें मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि कल को कुछ गलत हो गया
तो मैनेजर कहेगा सब ने यही कहा था, सजा दी थी, मैंने वही कर दिया। तो जहाँ ग्रुप मेंबर पढ़े लिखे हों, स्किल्ड हों, तो वहाँ ये मेथड चल सकता है। जहाँ टाइम ज़्यादा हो वहाँ चल सकता है। और लीडर चाहता हो कि वर्कर भी इन्वॉल्व हो डिसीजन मेकिंग में, और जब सबका रोल बिल्कुल क्लियर होगी किसने कौन सा काम करना है ना। तो एक और भी तरीका होता है, लेज़र फेयर, फ्री रेन लीडरशिप कहते हैं इसको। तो लेज़र फेयर क्या होता है? इन दिस स्टाइल द मैनेजर टेक लिटिल इंटरेस्ट इन द मैनेजरल फंक्शन। वो वर्कर पे पूरा फेथ रखता है, उनको काम देता है और चला जाता है। ठीक है, फुल फेथ होता है सबऑर्डिनेट पर, और वर्करों को कहा जाता है अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लो। डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, काम बांट दिया जाता है। सेल्फ डायरेक्टेड सुपरवाइज़र होते हैं। अच्छा, एडवांटेज क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द सबऑर्डिनेट। ऐसा करने से वर्करों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, उनका हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन आ जाता है, और हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। और एंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है? फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, क्योंकि कर्मचारी बड़े कॉम्पिटेंट बनते हैं, और जहाँ के कर्मचारी कॉम्पिटेंट होंगे वो तरक्की करेगा। ठीक है, तो लेज़र फेयर के फ़ायदे भी हैं, लेकिन वही इसमें कॉपरेट करना बहुत मुश्किल है, वर्कर फिर अपनी चलाने लग जाते हैं। और लैक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल पोस्ट, फिर अब जब सारा काम वर्करों को सौंप ही दिया, उनको दे दिया, तो फिर मैनेजर की क्या ज़रूरत है? सिर्फ हाईली एजुकेटेड लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड एक्सपीरियंस लोग हों, और लोगों के अंदर अपने काम के प्रति बड़ी प्राइड हो, मन लगा के काम करना चाहते हो। जैसे बड़े सारे एक्सपर्ट हैं, उनसे हम डंडा मार के काम नहीं करा सकते। फॉलोअर ट्रस्ट वर्थी होने चाहिए, तब ये तरीका सही रहेगा। ठीक है ना। तो लेज़र फेयर, फ्री रेन। अब आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन लास्ट एलिमेंट है, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, ये सारे डायरेक्शन के वो पार्ट थे ना। तो देखो, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स। अपने आइडियाज़, फीलिंग को आप ट्रांसफ़र करते हो, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है। ट्रांसफरिंग वंस आइडिया टू वर्ड अदर, फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स को वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र करना ही कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, एक सेंटर होता है, कम्युनिकेशन होता है जो मैसेज भेजता है। एक मैसेज होता है कि क्या संदेश दिया जा रहा है, फिर उसकी अनकोडिंग की जाती है, उसको प्रॉपर शब्दों में लिखा जाता है संदेश को। फिर जब संदेश दे दिया जाता है तो सामने वाला बंदा उससे रिसीव करके डिकोड करता है, उसका मतलब निकालता है। डिकोडिंग का मतलब निकालना। फिर रिसीवर जो होता है, रिसीव करके उसका मतलब निकाल के फीडबैक देता है कि हाँ भी मेरे को ये बात समझ आई है, और डाउट पूछता है अपने। तो कम्युनिकेशन दो तरह की होती है। देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जिसमें ऑफिशियल टॉक्स की जाती हैं, ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। ये रिटर्न होती है, ओरल होती है, फॉर्मलाइजेशन होते हैं इसके अंदर, प्रिस्क्राइब्ड पाथ होता है, और ऑर्गेनाइजेशन मैसेज होते हैं ये, और डेलिबरेट एफर्ट होता है कि हाँ भाई कोई इस मैसेज को चुराए ना, और ऑफिशियल मैटर को बड़े गुप्त तरीके से भेजा जाता है। तो मेरिट फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है कि ऑर्डरली फ्लो पता होता है, जिम्मेवारी फिक्स करना आसान होता है, किसने कौन सी बात किसको कही थी, रिटर्न रिकॉर्ड होता है वगैरह। और मेंटेनिंग अथॉरिटी रिलेटेड रिलेशनशिप मेंटेन करना आसान हो जाता है, दूसरों पे कंट्रोल करना, जिम्मेवारी फिक्स करना आसान हो जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के घाटे भी हैं, डिले हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, और अनइंटरप्टेड ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन होती है ये। इट इज़ यूजली कन्वेड इन एन इम्पर्सनल मैनर, इन पर्सनल मैनर में की जाती है। इसमें कोई पर्सनल टच नहीं होता, सोसाइटी नहीं होती, बिल्कुल टू द पॉइंट बात की जाती है, ऑफिशियल टॉक की जाती है, कोई रिलेशन को अहमियत नहीं दी जाती। अब आती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो फ्रेंडली टॉक्स होती है ना, देखो याद कर लो, फॉर्मल ऑफिशियल टॉक्स हैं, और ये अनऑफिशियली इन्फॉर्मेशन होती है जो फ्रेंडली टॉक्स होती है। इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ग्रेप वाइन क्यों बोलते हैं? अंगूर लता बोलते हैं ग्रेप वाइन। अंगूर लता मतलब अंगूर की बेल, वो कहीं भी कहीं से भी फैल जाती है, कहीं पहुंच जाती है। ऐसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ शुरू हुई, कहाँ पहुंच गई, पता नहीं है। तो सोशल रिलेशनशिप बनते हैं इससे। टू टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इसमें शामिल होती है, अनसर्टेन पाथ होता है, और बड़ी सारी डिस्टोर्शन हो सकती है।
कि संदेश क्या चला था, अब तक सही संदेश पहुंचेगा कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ पता नहीं है, गलत भी पहुंच सकता है, रास्ते में आते थे बदल जाएगा संदेश। क्यों? बड़े सारे लोगों के थ्रू गुजरेगा, कोई कुछ समझेगा उसका मतलब, कोई कुछ समझेगा, आप तक आते थे मतलब ही बदल जाएगा। मेरिट क्या है कि रैपिडली फैलती है। मैनेजर इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रू फीडबैक देने के लिए, और सोशल सेटिस्फेक्शन होती है। जब लोगों को गप्पे गुप्पे मारने का फ़ायदा मिलता है तो वो सोचती ठीक रहते हैं, और इससे फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में जो गैप है ना वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो डीमेरिट भी है इसके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कि अथेंटिक नहीं होती, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और जिम्मेवारी फिक्स नहीं की जा सकती, कहाँ से चली थी कहाँ पहुँच गई, इन्फॉर्मेशन करना बहुत मुश्किल है। इसमें र्यूमर्स बहुत फैलते हैं, वाई फैलती हैं, और इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है पता नहीं लगता। तो ये आपका चैप्टर था डायरेक्टिंग। अब आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग चैप्टर बहुत आसान है। कंट्रोलिंग का मतलब याद कर देना कि हम क्या करते हैं, हम सीइंग मतलब देखना कि वेदर ऑल एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन एज पर द गिवन प्लान और नॉट। ये चेक करना कि सारा एज पर प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, उसके रीजंस पता लग जाते हैं, फिर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। यही कंट्रोलिंग है। तो कंट्रोलिंग में देखो क्या किया जाता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है प्लान परफॉर्मेंस से, करेक्टिव एक्शन लेते हैं डेविएशन पता लगा के, ताकि फ्यूचर में गलती ना हो। तो कंट्रोल ओरिएंटेड होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, परवेसिव होता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग दोनों होता है। बैकवर्ड लुकिंग क्या होता है, क्योंकि पुरानी गलतियों को देख के तो कंट्रोल करोगे आप, और फॉरवर्ड लुकिंग क्या होता है, क्योंकि कंट्रोल करने का मकसद है जो हो चुकी गलतियाँ उसको ठीक करना नहीं, फ्यूचर में होने वाली गलतियों को रोकना। तो इससे फॉरवर्ड लुकिंग भी है, और ये कंटिन्यूस है। कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे और गोल पूरे हो जाते हैं, एक्यूरेसी जज कर पाते हैं हम, एफिशिएंट यूज़ हो पाता है रिसोर्सेज का, एम्प्लॉइज मोटिवेशन बढ़ती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। अच्छा, लिमिटेशन क्या है कंट्रोलिंग की कि इसमें क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड बनाना बहुत मुश्किल है। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है, बाहर मार्केट में क्या हो रहा है उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। एम्प्लॉइज़ भी ज़्यादा कंट्रोल को नहीं मानते, वो भी कहते हैं हमारे जीना आराम कर दिया कंट्रोलर्स ने। तो कंट्रोल एम्प्लॉइज़ को भी पसंद नहीं होता, कॉस्टली भी है, बंदे रखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या स्टेप है इसके अंदर, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बना लो। पहले आप सोच लो कि कितना कितना काम करोगे आप डेली, फिर उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस को नापो आप कि आपने कितना काम किया आज, फिर उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है, डेविएशन पता लगाने हैं, फिर एनालाइजिंग द डेविएशन, फिर डेविएशन का पता लगाना है कौन सा डेविएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा गलत है, फिर एंड में देना है करेक्टिव एक्शन। तो 5 स्टेप इन्वॉल्व है। देखो क्या करना है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाओ कि कितना काम हो जाना चाहिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस नापो, उसको कंपेयर करो, डेविएशन पता लगाओ और करेक्टिव एक्शन दे दो। ठीक है ना। तो ये कंट्रोलिंग का चैप्टर बड़ा छोटा सा है। तो क्रिटिकल पार्ट कंट्रोल बताया था मैंने। क्रिटिकल पाथ कंट्रोल क्या होता है? क्रिटिकल पाथ कंट्रोल होता है कि सिर्फ हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही कंट्रोल करेंगे, सब चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ इम्पोर्टेंट डेविएशन को ही कंट्रोल करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन होता है जब माल ज़्यादा बन जाए, सोचा था जितना उससे ज़्यादा, और नेगेटिव डेविएशन होता है जब माल सोचा था जितना उससे कम बने। तो जो डेविएशन है ना, इसको दूर करने के लिए हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट डेविएशन है उसी को पकड़ते हैं। देखो अब आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैंने बताया था कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं मार्केट में, ट्रेडर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर सेलर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बनाते हैं, तो उसको इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाई वी नीड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वी नीड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिकॉज देयर वर वेरी fraudulent activities by the trader manufacturers which were cheating the consumers. So to protect the interest of the consumer we need consumer protection act, है ना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या आता है, कंज्यूमर को एजुकेट करना उनके राइट्स के बारे में, और ग्रीवेंस रिड्रेस करना, उनकी समस्याओं को हल करना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? देखो ओवर प्राइसिंग कर लेते हैं दुकानदार, डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच देते हैं, सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड घटिया सामान बेच देते हैं, अंडर वेटिंग माल फंक्शनिंग ऑफ वेट के साथ छेड़खानी करते हैं, अंडर वेटिंग करते हैं।
ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, डिफेक्टिव गुड्स लेके आते हैं और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है, अब देखो राइट्स क्या हैं कंज्यूमर के। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में दोबारा बना दिया उन्होंने। क्या राइट्स है? राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार है कि कोई आपको ऐसा सामान न बेचा जाए जो जान माल के लिए खतरा हो। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको पूरी सूचना दी जाए, कुछ छुपाया ना जाए। राइट टू चॉइस, चुनने का अधिकार दिया जाए, कोई आपको सामान जबरदस्ती ना बेचे, आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो। और राइट टू बी हियर्ड, सुनवाई का अधिकार है। और राइट टू सीक रिड्रेसल, रिड्रेसल मतलब क्या होता है कि उपाय कराने का अधिकार, कुछ गलती हो गई है। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये राइट्स हैं 6। उसके बाद देखो जिम्मेवारियाँ क्या हैं। कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज इज राइट, सबसे पहली जिम्मेवारी यही है कि अपने अधिकारों का पालन करो। कंज्यूमर कॉशियस कंज्यूमर बनो, हमेशा सावधान बनो, कोई बेवकूफ़ ना बना दे आपको। और फाइल कंप्लेंट जरूर फाइल करो जिसने धोखा दिया है। और कैश मेमो जरूर लो, रसीद जरूर लो, गारंटी कार्ड जरूर मांगो। और क्वालिटी कॉन्शियस लो, अच्छी क्वालिटी का सामान लेना है। घटिया क्वालिटी का सामान लोगे फिर कहोगे जी मेरे को घटिया मिल गया, वो भी सही नहीं है। हु कैन फाइल ए कंप्लेन, कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है? या तो एक कंज्यूमर करेगा, या रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन करेगा, या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लीगल हियर करेंगे कंज्यूमर के। तो कंज्यूमर है कौन? ये भी बताया था मैंने आपको। कंज्यूमर वो है जो क्या कर सकता है? कंज्यूमर वो है जो चीज़ें खरीद कर खुद इस्तेमाल करता है। वो व्यक्ति जो कंज्यूमर सामान खरीदता है बेचने के लिए, वो कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर वो है जो खरीद कर खुद इस्तेमाल करता है या उसकी परमिशन से उसके बच्चे या उसके रिश्तेदार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर वो नहीं है जो मुफ्त में सामान दे रहा है, लंगर गुरुद्वारे खा रहा है, तो वो कंज्यूमर नहीं कहेंगे उसको। कंज्यूमर वही है जो खरीद रहा है सामान को। ठीक है, तो देखो रिड्रेसल एजेंसीज दे रखी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। कहाँ आप शिकायत करोगे? एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन है, जिसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते हैं, जहाँ पर यानी कि जो होता है वैल्यू गुड्स एंड सर्विस 1 करोड़ तक की वैल्यू के लिए आप शिकायत कर सकते हो। और अगर आप डिससेटिस्फाइड पार्टी हो तो 45 दिन में आप किस में? स्टेट कमीशन में शिकायत कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट फोरम सबसे छोटा होता है, फिर स्टेट कमीशन होता है। कंप्लेन वेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस शेयर 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाए तो स्टेट कमीशन में। तो डिससेटिस्फाइड पार्टी 30 डेज के अंदर कंप्लेंट को क्या कर सकते हो? अच्छा, कहता है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स एक्सीड 10 करोड़, देखो 10 करोड़ लिखा हुआ है, 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा तो नेशनल कमीशन में जाओगे। और नेशनल कमीशन का जो फैसला होगा उससे आप नाराज़ हो जाते हो तो आप 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। कंज्यूमर के पास क्या रेमेडीज़ हैं बताओ? रेमेडीज़ बताओ, क्या उपाय कर सकता है कंज्यूमर? भाई एक तो वो गुड्स एंड सर्विस में पाए जाने वाले डिफेक्ट दूर करवा सकता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के लिए कह सकता है, प्राइस रिफंड के लिए भी कह सकता है, कंपनसेशन मांग सकता है कि आपके प्रोडक्ट की वजह से मेरा नुकसान हो गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ शिकायत कर सकता है, डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नॉट टू रिपीट देम। अच्छा, विड्रॉ द हैजर्डस गुड्स, हैजर्डस गुड्स को विड्रॉ करना है मार्केट से। अब एनजीओज़ के बड़े सारे रोल है। देखो एनजीओज़ हैं बड़े, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी, जो क्या करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि क्या समस्या है क्या नहीं है, और सेमिनार रखते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं, पब्लिश पीरियोडिकल मैगजीन छपवाते हैं। कंज्यूमर टू एक्ट इन केस ऑफ एनी एक्सप्लॉयटेशन के हिसाब से उनके लिए इनकरेज करते हैं। दे प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस, दे कैन आल्सो फाइल कंप्लेन इन कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की बिहाफ से एनजीओ कोर्ट में शिकायत भी करते हैं। तो देखो ये हमने 4 चैप्टर बड़ी जल्दी क्विक रिव्यू कर दिए हैं। तो ये वीडियो बड़ी यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। इस वीडियो को ज़रूर देखना, लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।